टाइम 9 अगस्त 2024 की सुबह का था जब आरजे केयर मेडिकल सेंटर में सुबह का टाइम हो चुका था और रात की शिफ्ट वाले सारे ही डॉक्टर सेमिनार हॉल में जा रहे थे क्योंकि पूरी रात से वो लोग ड्यूटी दे रहे थे। तो इसी टाइम जब एक डॉक्टर सेमिनार हॉल में पहुंचता है तो वहां पर जाकर उसने देखा कि उसके एक जो साथी डॉक्टर हैं जो कि पिछली काफी देर से उन्होंने अभी तक उन्हें नहीं देखा था, वो यहाँ पर लेटी हुई हैं। और जब उन्होंने जाकर उसके पास उसे नजदीक से देखा तो उसने देखा कि इसके तो पूरे ही शरीर पर काफी सारे घाव मौजूद हैं। इनके शरीर में हलचल बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसकी आंखों से देखा जाए, मुंह से देखा जाए या फिर शरीर के काफी सारे हिस्से ऐसे मौजूद हैं जिनसे कि लगातार खून बह रहा है। तो इस चीज को देखकर उसका वो साथी डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि इसके साथ ये सब क्या हो गया। और उसने वहां आसपास में और जो डॉक्टर मौजूद थे उन्हें ये सब बताना शुरू किया। इस टाइम ये लोग हॉस्पिटल में ही मौजूद थे जिसके चलते उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, उसका तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन इसी इलाज के बीच इस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। इलाज के दौरान डॉक्टर्स को पता चलता है कि जो सबसे मेन दिक्कत इसे है वो इसकी गर्दन में है, क्योंकि इसकी गर्दन की हड्डी को बड़े ही बेरहमी से किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है। और वहीं जब इस लड़की को ऐसी हालत में पाया गया था तो दूसरी तरफ इसके घर वालों के पास भी कॉल कर दिया गया था कि आपकी बेटी की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लड़की के पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी ने तो अपनी जान गंवा दी है। उसके पिता सिर्फ और सिर्फ वहां पर मौजूद डॉक्टर से एक यही बात पूछना चाहते थे कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। अभी तक किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और इस लड़की की ऐसी हालत के बारे में उन्होंने सुना था तो उस लड़की के घर वालों के पास कॉल करके पुलिस वालों ने सिर्फ इतना ही बताया था कि आपकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए। और यहाँ पर आने के बाद उसके घर वालों को पता चलता है कि इस लड़की ने तो बड़ी ही बेरहमी से अपनी जान गंवा दी है। और उनका ये कहना था कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। लेकिन जिस हालातों में वो लड़की मिली थी उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इस लड़की ने आत्महत्या की होगी। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। पुलिस वालों को उस लड़की के पिता सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगते हैं कि जनाब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कल रात को ही इस लड़की की बातें अपनी माँ के साथ हुई थी। उस टाइम ये काफी ज्यादा खुश थी और आखिरी टाइम में जब इसकी माँ ने इसके पास फोन किया था तो ये बात लड़की की माँ ने लड़की से पूछी थी कि क्या उसने खाना खा लिया है। लेकिन वो उस टाइम काफी ज्यादा खुश थी, सारी ही चीजें वो हमारे साथ शेयर किया करती थी। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी कि इसने हम लोगों से छिपाई हो, इसे कोई परेशानी हो, जबकि ये अपनी जिंदगी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। कल रात को भी इसकी माँ ने जब इसके पास कॉल किया तो ये बात पूछने के लिए किया था कि क्या इसने खाना खा लिया है। लेकिन हमारी बेटी ने ये बात हमसे कही कि अभी उसका ड्यूटी का टाइम है, जाकर वो मरीजों को संभालेगी, उसके बाद वो वापस आकर खाना वगैरह खाएगी। इस टाइम ये लड़की ग्रेजुएट हो चुकी थी और अपनी पोस्ट ग्रेजुएट को पूरा करने के लिए आरजी केयर मेडिकल कॉलेज सेंटर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और इसके साथ साथ अपने डॉक्टरेट की ट्रेनिंग भी वो यहाँ पर ले रही थी। तो इन सारी ही चीजों के बारे में उस लड़की के माता पिता डॉक्टर्स को बता देते हैं, क्योंकि बिल्कुल निर्भया की तरह ही इस लड़की को भी मारा गया था। अब सारे ही डॉक्टर इस बारे में सोच रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग एक ही जगह पर रहते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग काफी अच्छे से टाइम बिताते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, तो आखिरकार निर्भया के साथ ऐसा किसने किया होगा। ये सारे ही सवाल आपस में सारे ही डॉक्टर एक दूसरे से कर रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं था। और दूसरी तरफ इस टाइम तक पुलिस वाले वहां पर मौजूद जितने भी डॉक्टर थे, उस रात को वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी जिन जिन की भी, उनसे वो लोग पूछताछ करने लगते हैं। और पूछताछ में पुलिस वालों को पता चलता है कि ये लोग रात को करीबन 11 बजे के आसपास अपने यहाँ पर राउंड लगाने के लिए निकले थे। जितने भी मरीज उन लोगों के अंडर में आ
आते थे उन सभी का चेकअप करने के लिए वो वहां पर गए हुए थे। उसके बाद करीबन 12-1 बजे तक वो लोग वापस आ गए थे। यहाँ पर बैठकर उन्होंने आराम से खाना खाया था और काफी देर तक उन्होंने नीरज चोपड़ा के गेम के ऊपर डिस्कशन किया था। उसके बाद दोबारा से वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। बीच बीच में आपस में वो लोग मिलते भी रहते हैं और उसके बाद समय हो चुका था 3 बजे का, जब निर्भया ने अपने साथी डॉक्टर्स से ये बात कहनी शुरू की कि वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, लगातार वो अपनी ड्यूटी देती आ रही थी, तो वो कुछ एक देर के लिए आराम करना चाहती है। उसके साथी डॉक्टर्स ने ये बात कही कि वो लोग वहां पर उनके मरीजों को संभाल लेंगे, अगर वो चाहे तो वो जाकर थोड़ी देर आराम कर सकती है। और उसके बाद डॉक्टर निर्भया इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में आ जाती है और यहाँ पर आकर वो लेट जाती है। लेकिन उसके बाद ना तो उसकी किसी ने चीख सुनी ना पुकार सुनी। जस्ट अगले ही दिन सुबह सुबह जब इन सारे ही डॉक्टर्स की शिफ्ट चेंज होती है तो वो लोग भी सेमिनार हॉल में जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर डॉक्टर निर्भया की उन्होंने ऐसी हालत को देखा। और उसके बाद अब पुलिस वाले यहाँ पर आ ही चुके हैं, इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं जानता था। और ये सारी ही बातें सुन लेने के बाद पुलिस वाले क्राइम सीन पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो लोग जो कुछ भी अपनी छानबीन कर सकते थे उन सारी ही चीजों को पूरे तरीके से छान मारते हैं। और वहां पर पुलिस वालों को एक ब्लूटूथ हेडफोन मिलता है। पुलिस वाले उसे भी अपने पास रख लेते हैं और इसके अलावा पुलिस वालों ने वहां पर लगे हुए सारे ही सीसीटीवी कैमरों को भी चेक करना शुरू किया कि हो सकता है जो कातिल यहाँ पर घुसा था इस रूम में उससे हम लोगों को अंदाजा हो पाए कि डॉक्टर निर्भया के साथ ये सब किसने किया होगा। लेकिन उस कैमरे में 6 से 7 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि उस कमरे के अंदर गए थे, उसके बाद बाहर आए थे। तो पुलिस वालों को उन्हीं 6 से 7 लोगों के ऊपर शक था और उन सभी से जब पूछताछ की जाती है तो सभी ने मना कर दिया कि जनाब उसके साथ तो हमारी काफी अच्छे से बनती थी, मैंने तो ऐसा नहीं किया। दूसरे ने भी मना कर दिया और सारे ही लोग इसी तरीके से मना करते जाते हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों को ध्यान आता है कि वहां से हमें एक हेडफोन भी मिला था, तो जरूर वो हेडफोन हमारी किसी न किसी तरीके से मदद कर सकता है। तो पुलिस वाले उन सारे ही लोगों का मोबाइल ले लेते हैं जिनके के ऊपर इस टाइम पुलिस वालों को शक था और उस ब्लूटूथ के साथ जब मोबाइल को कनेक्ट किया जाता है तो वो संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को पकड़ लेते हैं और उसके साथ थोड़ी मशक्कत करके थोड़ा उससे जब अच्छे से पूछताछ करनी शुरू करते हैं तो उसने सारी की सारी चीजें डिटेल से बतानी शुरू कर दी। उसने इस बात के लिए भी हाँ भर लिया कि हाँ जनाब इस कत्ल के पीछे मैं ही हूँ, मैंने ही उस लड़की को बड़े ही बेरहमी से मारा था। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उसमें ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इस लड़की को पहले तो सेक्सुअली अब्यूज किया गया है और उसके बाद बड़े ही बेरहमी से इसे मार दिया गया है। इस बात को सुनकर डॉक्टर निर्भया के माता पिता अंदर तक टूट जाते हैं कि उनकी बेटी के साथ ये सब क्या हो गया। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखा करती थी, किसी के साथ उसकी दुश्मनी भी नहीं थी, तो आखिरकार इस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। और इसके अलावा जब पुलिस वालों ने संजय से उसका मोबाइल ले लिया, उसे चेक करना जब पुलिस वालों ने शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इसमें काफी हद तक अडल्ट कंटेंट भरा हुआ है। इसके अलावा पुलिस वाले इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करते हैं और उसमें पता चलता है कि इसने आज तक करीबन 4 शादियां की है। अपनी एक पत्नी को तो इसने बड़े ही बेरहमी से मार डाला और बाकी पत्नियों के साथ इस टाइम ये अलग हो चुका है। और उसका भी मेन कारण ये था कि इसकी सारी ही पत्नियां खुद ही इसे छोड़कर जा चुकी थी। दरअसल ये उन्हें बड़े ही बुरे तरीके से अब्यूज किया करता था और जब वो इसके खिलाफ आवाज उठाया करती थी तो संजय ये बात बोल दिया करता था कि मेरी जान पहचान पुलिस वालों में काफी हद तक काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स से है और मैं तुम्हारे ऊपर ही ये सारा इल्जाम डाल दूंगा, मैं खुद पुलिस में हूँ। इस बारे में वो काफी सारे लोगों को बताया करता था। ये सारी ही बातें करके वो अपने जान पहचान वालों को, अपनी पत्नी को इस टाइम डराया करता था। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सिविल वॉलेंटियर था, यानी कि जब भी किसी शहर के ऊपर या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पर कोई आपदा आ जाती है तो पुलिस वालों की मदद करने के लिए जो वो लोग सहायक के तौर पर रखा करते थे ये वही था। और इस टाइम ये सिविल वॉलेंटियर के तौर पर यहाँ पर हॉस्पिटल में लगा हुआ था और बिल्कुल इसी तरीके से वो अपनी पत्नियों को डराया करता था। और यही कारण था कि उसकी सारी ही पत्नी उससे जस्ट दूर हो जाया करती थी, उससे किसी भी तरीके का वो पंगा नहीं लेना चाहती थी। और बात अगर इस रात की जाए तो वो उस रात भी काफी सारी अडल्ट वीडियो देख लेने के बाद शहर में पहले तो
यूं ही घूमता रहता है। उसके बाद उसे इस बात की अथॉरिटी तो मिल ही चुकी थी क्योंकि वो एक सिविल वॉलेंटियर के तौर पर काम किया करता था। तो वो हॉस्पिटल जा पहुंचता है और वहां पर जाकर नाइट शिफ्ट में जो जो डॉक्टर काम कर रहे थे उनकी मदद करने लगता है। बताया जाता है कि इससे पहले ये रेड लाइट एरिया में भी गया था। वहां पर काफी देर घूम लेने के बाद दोबारा से ये हॉस्पिटल जा पहुंचता है और वहां पर जाकर काफी देर तक डॉक्टर्स के साथ टाइम बिताता है। सारे ही डॉक्टर्स की इसके साथ काफी अच्छे से जान पहचान हो चुकी थी और यही कारण था कि सारे ही डॉक्टर इसे अपने स्टाफ का ही एक मेंबर समझा करते थे। और उस रात वो वहां पर सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा था जबकि उसकी गंदी नजर डॉक्टर निर्भया के ऊपर भी थी। वैसे तो उसने अपनी गंदी नजर पिछले काफी दिनों से इसके ऊपर डाल रखी थी लेकिन सही समय उसे नहीं मिल रहा था। और अब की अगर बात की जाए तो उसे पता चल चुका था कि डॉक्टर निर्भया करीबन 3 बजे ये बात बोलकर गई थी कि वो कुछ एक देर के लिए आराम करना चाहती हैं और वो इस टाइम सेमिनार हॉल में ही होंगी। तो वो भी करीबन 4 बजे के आसपास वहां पर उस हॉल में जा पहुंचता है। पहले तो वो यूं ही वहां पर नॉर्मली चक्कर लगाता रहता है। सबसे पहले वहां का मुआयना वो करता है कि कोई और उसे देख ना ले अंदर जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो बहुत ही कम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ आसपास में जो और डॉक्टर हैं उनकी नजरों से भी बचकर जाना होगा। तो वो इसी तरीके से छानबीन करते हुए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, करीबन 4 बजे सेमिनार हॉल में जा पहुंचता है। और उसके बाद उसने वहां पर जाकर देखा कि डॉक्टर निर्भया इस टाइम आराम से लेटी हुई है। तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है और अगले काफी देर तक वो उसके साथ वहां पर दुष्कर्म करता है। लेकिन वो इस चीज को भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बाहर आकर उसका नाम सभी लोगों को बता दे और उसके बाद इसे जेल में जाना पड़े। जिसके चलते आखिरी टाइम में जब ये वहां से वापिस आ रहा था तो उसने डॉक्टर निर्भया की गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया और इस टाइम वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हालत में थी। खुद तो वो नीचे नहीं आ सकती थी, तो वो वहीं पर शायद बेहोश हो गई होगी। और उसके बाद ये नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद काफी सारे हमले वो उसके ऊपर करके आया था, तो यही कारण था कि उसके ऊपर खून के छींटे भी बहुत सारे लग चुके थे। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो पकड़ में आए, क्योंकि उसने कत्ल तो कर दिया है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी होने वाली है। तो सबसे पहले वो अपने घर पर जाता है। वहां पर जाकर वो थोड़ी देर के लिए लेट जाता है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है, क्योंकि इस टाइम इसने शराब भी पी रखी थी और शराब पीने के कारण उसे नींद आ जाती है। कुछ एक देर बाद दोबारा से उसकी नींद खुलती है और नींद खुलते ही उसे पता चलता है कि इस टाइम इसके शरीर पर काफी सारे खून के छींटे लगे हुए हैं। तो हो सकता है पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन इस चीज की करें तो वो लोग इस चीज को देख लें कि इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है, तो मुझे ये सारे सबूत मिटाने होंगे। और इसके तौर पर वो अपने सारे ही कपड़ों को अच्छे से धोकर वहीं पर सुखा देता है। पुलिस वाले उसके घर पर जाकर उन सारे ही कपड़ों को चेक भी करते हैं, उसके जूतों को भी चेक करते हैं जो कि वो धोना भूल गया था और इस टाइम भी उसके जूतों पर खून लगा हुआ था। ये सारी ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले इस टाइम कर रहे थे। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ जो इसके साथी डॉक्टर थे निर्भया के, वो ये बात बोल रहे थे कि जनाब हमें नहीं लगता ये वहां पर अकेला होगा, हमें ये बात लगती है कि जरूर वहां पर कोई ना कोई और भी इसके साथ था, क्योंकि अगर वो अकेला होता तो वो उसके हाथों को पकड़ सकता था। एक हाथ से सिर्फ और सिर्फ एक हाथ को ही पकड़ पाता, निर्भया कम से कम चिल्ला तो सकती थी, लेकिन हम लोगों तक उसकी एक भी चीख नहीं पहुंच पाई। तो हम लोगों को इस बात का शक है कि जरूर वहां पर इसके अलावा कोई ना कोई और भी मौजूद था और इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलते ही राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद पड़ती हैं और सारे ही लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे। काफी सारे ऐसे थे जो कि वहां की मौजूदा राजनीतिक पार्टी है उसे अपना निशाना बना रहे थे और काफी सारे लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे। और अभी भी वहां पर मौजूद डॉक्टर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि ये सारे ही कांड आज निर्भया के साथ हुए हैं। अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो ये कल को किसी और के साथ भी हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निर्भया ने अपनी पूरी ही जिंदगी लगाकर काफी ज्यादा मेहनत करके वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वो उनके माता पिता की इकलौती संतान थी जो कि अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इस तरीके के घटिया लोगों के कारण उसने अपनी जान गंवा दी।